नमस्कार। साल था 1857। भारतीय इतिहास का वो साल जब कहते हैं कि एक छोटी सी अफवाह ने इतने बड़े साम्राज्य की जड़ें हिला दी। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ एक अफवाह थी या फिर उन हजारों शिकायतों का लावा था जो दशकों से अंदर ही अंदर सुलग रहा था। आज चलिए इसी महान विद्रोह की कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई विद्रोह, कोई बगावत आखिर भड़कती कैसे है। देखिए, ये कभी भी एक दिन में नहीं होता। ये तो सालों के गुस्से और शिकायतों का एक पहाड़ होता है जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा होता है। तो 1857 में भारत के लिए वो चिंगारी क्या थी? 1857 में वो चिंगारी आई एक नई राइफल के रूप में, एनफील्ड राइफल। और अफवाह ये फैली कि इसकी जो कारतूसें हैं उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है और इन्हें लोड करने के लिए मुंह से काटना पड़ता था। अब जरा सोचिए, ये बात हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों के लिए उनके धर्म पर एक सीधा हमला था। इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी? लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये कारतूस, ये विद्रोह का असल कारण नहीं थी। नहीं, ये तो बस वो आखिरी तिनका थी उस समाज के लिए जो पहले से ही टूटने की कगार पे खड़ा था। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में कौन थे? सिपाही। ये वो भारतीय सैनिक थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में काम करते थे। और हां, इस विद्रोह की शुरुआत भी इन्हीं से हुई। तो जैसा हमने कहा, वो कारतूस तो बस एक चिंगारी थी। असली सवाल तो ये है कि वो बारूद का ढेर क्या था जो सालों से जमा हो रहा था। चलिए अब विद्रोह की असली जड़ों को खोद कर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक कारणों की। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों ने भारत की जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था थी उसे जैसे तबाही कर दिया था। किसानों पर इतना भारी टैक्स लगा दिया कि वो कर्ज में डूब गए। जो देसी कारीगर थे उनका तो काम ही ठप हो गया, क्योंकि उनके जो खरीदार थे यानी नवाब और राजे रजवाड़े, वो खुद अपनी ताकत खो चुके थे। और तो और भारतीय माल पर भारी टैक्स लगा दिया और ब्रिटिश माल पर छूट दे दी। मतलब अपने ही देश में अपना सामान बेचना मुश्किल हो गया। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अकेले अवध में 21,000 तालुक्यदारों यानी जमींदारों की जमीनें छीन ली गईं। सोचिए जरा। इस आर्थिक तबाही को कार्ल मार्क्स ने 1853 में ही देख लिया था। उन्होंने क्या खूब लिखा था कि कैसे इंग्लैंड ने भारत के हाथ के करघे तोड़ दिए और कपास की ही मातृभूमि को अपने मशीनों से बने कपास से भर दिया। ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का गला घोटना था। अच्छा, अब आते हैं राजनीतिक मोर्चे पर। यहां भी गुस्सा कम नहीं था। कंपनी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियां, जिसके तहत किसी राजा की अपनी संतान न होने पर उसका राज्य हड़प लिया जाता था, ये भारतीय शासकों को एक एक करके बेदखल कर रही थी। रही सही कसर मुगल बादशाह के अपमान ने पूरी कर दी। और ऊपर से कंपनी का जो प्रशासन था वो भ्रष्टाचार से भरा हुआ था। आम लोगों के लिए ये एक विदेशी और जालिम बोझ बन चुका था। इन सब के साथ ही एक और डर लोगों के मन में बैठ गया था। अंग्रेजों का बर्ताव, वो नस्लीय भेदभाव वाला था और ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों से लोगों को लगने लगा था कि उनका धर्म, उनकी संस्कृति सब खतरे में है। कमाल की बात तो यह है कि सती प्रथा का अंत, जो एक अच्छा सामाजिक सुधार था, उसे भी लोगों ने अपनी परंपराओं में एक बाहरी दखलंदाजी के तौर पर देखा। इससे तनाव और भी बढ़ गया। और देखिए, यहीं पर आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। जो सिपाही था वो कोई अलग नहीं था, वो असल में वर्दी में एक किसान था। ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है। जब गांव में उसके परिवार पर भारी लगान लगता या उसकी जमीन छीन जाती तो उसका दर्द, उसका गुस्सा छावनी में भी तो महसूस होता था। तो जो सेना की शिकायतें थीं वो धीरे धीरे पूरे समाज की शिकायतें बन चुकी थीं। और फिर क्या था? ये सारा जमा हुआ तनाव एक जबरदस्त विस्फोट में बदल गया। चलिए देखते हैं कि कैसे ये विद्रोह भड़का और आग की तरह फैल गया। शुरुआत हुई फरवरी 1857 में बहरामपुर से। फिर बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपने अफसर पर गोली चला दी, जिसके लिए उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन असली धमाका वो हुआ मेरठ में। 10 मई का दिन था। सिपाहियों ने बगावत कर दी, अपने कैद साथियों को छुड़ाया, अंग्रेज अफसरों को मार डाला और एक ही नारा लगाया, दिल्ली चलो। और दिल्ली पहुंचकर इन सिपाहियों ने एक ऐसा काम किया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कमजोर और बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता और हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। बस इस एक कदम ने एक मामूली से सिपाही विद्रोह को एक राजनीतिक क्रांति में बदल दिया। अब पूरे देश के पास एक साझा मकसद था, एक साझा प्रतीक था।
इस विद्रोह की आग ने कई ऐसे हीरोज को जन्म दिया, ऐसे असाधारण नेता जिन्होंने उत्तर और मध्य भारत में ब्रिटिश हुकूमत को सीधी चुनौती दे डाली। इस विद्रोह के कई बड़े चेहरे थे और सबकी अपनी अपनी वजहें थीं। कानपुर में थे नाना साहब जो अपनी पेंशन के लिए लड़े, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल अपने बेटे के हक के लिए खड़ी हुई। बिहार में देखिए 70 साल के जमींदार कुंवर सिंह अपनी छीनी हुई जागीर वापस चाहते थे। और झांसी में तो रानी लक्ष्मीबाई थीं, वो उसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के खिलाफ खड़ी थीं जिसने उनका राज्य उनसे छीन लिया था। रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें हराने वाले ब्रिटिश जनरल सर ह्यू रोज ने खुद उनकी मौत पर कहा था कि यहां वो औरत लेटी है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। लेकिन ये विद्रोह एक बहुत ही संगठित और शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ था और जल्द ही ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी पूरी ताकत से पलटवार किया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचला। सितंबर 1857 तक दिल्ली पर दोबारा कब्जा हो गया। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया और उनके बेटों की सरेआम हत्या कर दी गई। फिर एक एक करके लखनऊ, कानपुर, झांसी सभी बड़े केंद्र अंग्रेजों के हाथ में वापस आ गए। 1859 आते आते विद्रोह की आवाज पूरी तरह से खामोश कर दी गई। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी व्यापक बगावत आखिरकार नाकामयाब क्यों हुई? खैर, इसके कई कारण थे। विद्रोह की विफलता के पीछे कई बड़ी वजहें थीं। एक तरफ तो विद्रोहियों की अपनी कमजोरियां थीं, जैसे ये पूरे भारत में नहीं फैल पाया और उनके पास कोई एक सेंट्रल लीडरशिप या कमांड नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों की अपनी ताकत थी। उनके पास पैसा, हथियार, लोग, सब कुछ था। कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राफ था और सबसे जरूरी बात, कई बड़े भारतीय रजवाड़े और जमींदार वो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। लेकिन इस विद्रोह की जो मानवीय कीमत थी वो बहुत बहुत बड़ी थी। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ अवध के इलाके में ही 1 लाख से ज्यादा आम नागरिक अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए थे। 1 लाख से ज्यादा। तो आखिर में हम 1857 को कैसे याद रखें? क्या ये बस एक नाकामयाब सिपाही विद्रोह था या भारत की आजादी का पहला संग्राम था? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि ये विद्रोह भले ही उस वक्त हार गया, लेकिन इसने आजादी की वो चिंगारी जला दी थी जो ठीक 90 साल बाद एक ज्वाला बनकर लौटी।